हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इंटरप्रिटेशन वाला जो चैप्टर है हम लोग पार्ट्स में कर रहे थे। तो पहला पार्ट मैंने डाल दिया जिसमें ऊपर जो भी सारी रेशियोज़ वगैरह थी उसमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यार सारी रेशियोज़ उसमें तो एक पार्ट में कर देते हैं। तो वो पार्ट 1 में सारी रेशियोज़ कवर थी। इसके बाद अब सारी इंडिपेंडेंट है निकालनी, तो इसमें भी रेशियोज़ ही हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है, तो देखो हम करते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो, रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। देखो रेवेन्यू आपको दे रखा है 20,000 का, कॉस्ट ऑफ सेल इतने की दे रखे हैं, दोनों को माइनस कर दो, कितना आता है 20,000 माइनस 15,400, ये मेरा आता है 4600। 4600 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो 4600 अपॉन में सेल्स कितने की है यार, 20,000 की। 20,000 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है 23%। देखो 23% डी ऑप्शन में दे रखा है, 23% आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा है, काफ़ी कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है यार। मैं तो कहूँगा इंटरप्रिटेशन बहुत ईजीएस्ट चैप्टर में से एक है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इससे घबराना मत। इसमें तो यार मैं कह रहा हूँ जो भी क्वेश्चन है उसमें मतलब बढ़िया से करके आना। 499 इसमें 2015-16 का दे रखा है। आपको पता है जो पहले वाला ईयर होता है वो ओपनिंग आता है, जो बाद का ईयर होता है वो क्लोजिंग होता है। कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग के सीन पढ़ सकते हैं। बाकी निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है 15 और 16 का। एक काम करते हैं, पहले एक का निकाल लेते हैं। ठीक है, एक का जैसे निकलेगा वैसे दूसरे का निकलेगा, क्या पता। देखो 10.7 यहाँ पे देख रहे हो सारी अलग अलग वैल्यूज़ है, तो एक ईयर का भी निकल गया तो दूसरे ईयर का मैं उस पर टिक कर दूंगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2015 का कितना है, देखो निकाल लेते हैं। रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा दिया हुआ है 2140। सेल्स कितने की है, 20,000 की, मल्टीप्लाई 100। अब बताओ ऐसा अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया तो क्या ऐसे आप कर नहीं पाओगे, बताओ। सारी वैल्यूज़ आपको दे गए 10.7%। तो ये वाला 10.7 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। बाकी किसी में 10.7 है ही नहीं। दूसरे का भी निकालो, चलो 2180 अपॉन में 26,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आता है, 2180 अपॉन में 26,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरा बन जाता है 8.38 कुछ परसेंट है। और ये देखो 8.38, ये आंसर मेरा हो गया। बताओ इसमें कोई मुश्किल सी बात है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप लोगों ने सीधा आंसर निकाल लिए। मतलब ये तो काफ़ी आपका टाइम भी जो है वो सेव कर देगा अगर आप लोगों को अच्छे से जो फॉर्मूला पता है। 500 का क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, आपको निकालना क्या, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। अगेन एक फार्मूला पता होगा तो सब चीज़ निकल जाएंगे यार। देखो रिसीवेबल आता है, अपॉन में सेल्स आती है, मल्टीप्लाई बाय 365 कर देना होता है ना, और कुछ थोड़ी होता है। तो देखो यहाँ पे 80 82 सब अलग अलग डेज नहीं लगे, मैं एक की निकालूंगा तो वही वाला आंसर मेरा निकल जाएगा। रिसीवेबल कितने हैं 4400 के, 4400। सेल्स कितने की है यार, 20,000 की, 20,000 मल्टीप्लाई 365, तो निकाल दो 4400 अपॉन में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये आता है 80.3। 80.3 डेज़। देखो पॉइंट में तो कोई डे आता नहीं है तो राउंड ऑफ करके 80 निकलता है, और 80 किस में है, ए ऑप्शन में, तो मेरा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो 2016 में 95 है, ऐसे ही निकाल लेना। आगे चलते हैं 501। इसमें इंटरेस्ट कवर निकालना है। इंटरेस्ट कवर हम देखो वापस से, मतलब जैसे हमने ऊपर वाले पिछले पार्ट में करके आए थे वही है। वापस से इंटरेस्ट कवर का पहली बार फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। ठीक है, बस इससे फॉर्मूला आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो इतना है। और इंटरेस्ट कहाँ पर दे रखा है, फाइनेंस कॉस्ट भी दे रखी है। ठीक है, तो 12,715 फाइनेंस कॉस्ट ही जो होती है आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट होता है अपॉन में 5,000, ये 5 है। ठीक है, तो 12,715 अपॉन में 5,000, ये कितना आता है 2.543, 2.543। अब ये देखो ए ऑप्शन में 2.54 टाइम दे रहा है, बस आंसर हो गया। उसमें तो हमें ऊपर जो है वो ऊपर वाला जो पिछला पार्ट किया था हम लोगों ने, उसमें तो ऑप्शंस भी नहीं थे। इसमें तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं, काफ़ी आसान कर दिया है। अब देखो सेलिंग प्राइस 700 का है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप है 40%, ऐसे जो हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में कर रखा था, जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था शायद से, उसमें मार्कअप मार्जिन काफ़ी अच्छे से समझा था। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कॉस्ट क्या होगी आइटम की। सेलिंग प्राइस 700, देखो अब वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया SP में से कॉस्ट ऑफ सेल्स गया तो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। ठीक है, अब मार्कअप का मतलब होता है हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लग रहा है, तो ये 100% होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 40% होगा, तो ये कितना बन जाएगा 140। ये सब हम लोग सीख चुके हैं कैसे करना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 700 है, 700 का मतलब है कि 140% है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 140% है, और मेरे को निकालना क्या है, कॉस्ट।
देखो अगर 700 140% है तो निकालना क्या है, कॉस्ट कितनी है 100%, तो 100% निकाल लेंगे। 700 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 140, इसको सॉल्व कर दो। 700 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 140 विच इज़ आपका होता है 500। तो कॉस्ट कितनी आ गई 500। 500 सी ऑप्शन में देखो 500 आपको दे रखा है, ठीक है। बताओ इसमें कुछ मतलब लग रहा था कि मुश्किल है, नहीं ना, बस नॉर्मल हमने जो मार्कअप मार्जिन का सीख रखा था वैसे निकाल देंगे। और 140% आपको देखो कभी भी ऐसी चीज़ें दे रखी हो तो अगेन मैं आपको बताऊंगा कि जैसे 700 140% है। अब आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 100 लिखा है, इसकी जगह मैं क्या लिख देता 40, ठीक है। तो मेरी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती, लेकिन मेरे को कॉस्ट निकालनी थी तो मैंने 100 लिख दिया अपॉन में 140, क्योंकि ये जो है वो 140%, 700 कितना है 140%, और मेरे को कितना निकालना है 100%। तो ये बेसिक मैथ्स। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन में देखो सबसे पहले पड़ता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, आप लोगों को निकालना है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इन्वेंट्री अपॉन में कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ये आपका जो है वो इससे निकलती है, ये आपकी रेशियो होती है। अब आपको निकालनी है एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि ऊपर एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड कर दो, अपॉन में 2 कर दो, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखा है, परचेजेस दे रखी है, सेल दे रखी है। देखो सेल्स और परचेज मतलब इसका मतलब पहले देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं आपको दी हुई, एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं आपको दी हुई, लेकिन आपको उसको सॉल्व करना आता है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड कर दो, 24 + 20 अपॉन में 2, यानी कि ये 44 अपॉन 2 यानी कि 22,000 ये आ गया। तो ये तो मतलब इजी बेसिक मैथ थी। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, है ना। ओपनिंग कितना है 24,000 प्लस परचेजेस दे रखा है 160,000 का, और माइनस कितना करना है मेरे को क्लोजिंग 20,000। बस इसको सॉल्व कर लो, 24 + 20 44 सॉरी माइनस करना है तो ये 4 हो गया ना। तो 24,000 में से 20,000 गया, 4,000 + 164,000 जो है ये आंसर बच गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया 164,000। बस एवरेज इन्वेंट्री 22,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना, बस फार्मूले में डाल दो। एवरेज इन्वेंट्री कितनी की थी 22,000 की, अपॉन में कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,64,000 का, मल्टीप्लाई 365। तो ये कितना आता है, इसको थोड़ा सा साइड करो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22,000 अपॉन में 164,000 मल्टीप्लाई बाय 365, ये होता है मेरा 48.96 तो 48.96 ही लिख लेते हैं, 48.96। अब 96 को भी अगर आप वो करोगे तो 49 डेज़ बन जाएगा। 49 डेज़ कितना है, डी ऑप्शन जो है वो मेरा सही हो गया, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस नॉर्मल हम लोगों को कैलकुलेशन करनी थी और आंसर आ गया। इसके बाद अगर आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 504, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन डेज़। वाओ, अभी ऊपर ही बताया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स को आप डिवाइड करोगे एवरेज इन्वेंट्री से, नहीं है तो उल्टा फार्मूला दे रहे हैं। सेल्स को एवरेज इन्वेंट्री से करोगे, नहीं जी, सेल्स कहाँ से आ जाती है इसमें, सेल्स नहीं। एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, तो येस, तो ये वाला जो है वो फार्मूला सही होगा, ऊपर हमने अप्लाई करा है, ठीक है। 505 में क्या दे रखा है, बी कंपनी हैड द फॉलोइंग डिटेल्स, आपको निकालना क्या है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितने हैं 3,800 2,000 इतने, और पेबल्स तो करंट लायबिलिटी है, इसको मत ले लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी है, खाली इन्वेंट्री और रिसीवेबल जो है वो करंट एसेट होते हैं। तो 3,800 प्लस 2,000, तो ये मेरा होता है 5,800। करंट एसेट्स कितने हो गए 5,800 के। अब करंट लायबिलिटीज़ की बारी है, तो ये ऊपर वाले दोनों एसेट थे, ये दोनों एसेट थे, ये दोनों लायबिलिटीज़ हैं। 2,000 और 200 कितना होता है 2,200। इसको सॉल्व कर दो, 5,800 अपॉन में 22,200, ये आता है 2.636 यानी कि 2.64। तो 2.64 ये वाला आंसर में आ रहा है, तो बस हो गया। 506, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज एन एंटिटीज गेयरिंग रेशियो। गेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। अब इंक्रीज़ का मतलब हो गया या तो डेट बढ़ेगा या तो ये दोनों को कम होना चाहिए। अगर ये दोनों कम हो जाते हैं तो जो है हमारा गेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा, या फिर डेट बढ़ जाता है तो भी गेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा। देखते हैं इसमें क्या है, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन्स दैट इज़ लेस देन अ डिक्रीज इन इक्विटी। देखो इसको ना एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना क्वेश्चन बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे थ्योरी के बेसिस पे नहीं है। अगर प्रैक्टिकल से समझे ना तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा समझने में। देखो एक काम करते हैं, मैं ना एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेता हूँ। डेट की वैल्यू मान लेते हैं 500 है,
एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। डेट की वैल्यू है 500 और इक्विटी की वैल्यू है मेरी 200, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो गियरिंग रेशियो करने के लिए क्या करते हैं, डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। तो ये कितना बन गया, 500 अपॉन में डेट प्लस इक्विटी यानी कि 700 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो कितना परसेंटेज बन जाता है, 500 अपॉन 700 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना बनता है 71.4%, ठीक है। ये मेरा आंसर बनता है। अब देखो ये वाली जो है वो मेरी नॉर्मल एग्जांपल थी कि ये वाला चीज़ मैंने ऐसे सोच के चले। अब मेरे को अब इसको अप्लाई करना है और फिर देखना है कि क्या सीन बन रहा है। अब देखो लॉन्ग टर्म लोन्स में जो है वो मेरा डिक्रीज़ आ रहा है, लेकिन इक्विटी में जो है वो कम है। मान के चलो मेरा ये डेट है 500 से कितना हो जाता है 400, ठीक है, यानी कि 100 का फ़र्क आ गया। 500 से 400 में आया तो कितने का फ़र्क पड़ा, 100 का। और डिक्रीज़ है लेकिन कम किससे है, इक्विटी से, यानी कि इक्विटी में जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे अगर ये मेरा 100 से कम हुआ है तो इक्विटी मेरा 100 से ज़्यादा कम हुआ होगा, तो 200 से 100 से ज़्यादा कम होगा। मान लो ये हो जाता है 50 हो गया, ठीक है। वापस से समझो क्या कह रहा हूँ, आराम से जी लगा के देखो। ये मत समझना कि यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्यों घुसा रहे हो भैया। देखो प्रैक्टिकल समझ में आएगा तो थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। ये मैंने सिचुएशन ली। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जितना मेरा डेट कम हो रहा है, जैसे मेरा डेट कितने 500 से कितना हो गया 400 का, 100 से कम हुआ है ना। तो वही अब कह रहे हैं कि डेट तो कम हुआ है लेकिन इक्विटी उससे ज़्यादा कम हुआ है। तो डेट अगर 100 से ज़्यादा से कम हुआ तो मैंने मान लिया कि 150 से कम हुआ हुआ है ना। तो अब मेरा डेट इतना आ गया, इक्विटी इतना आ गया। अब देखो वापस से डेट इक्विटी निकालूं तो डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी 450 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा कितना बनता है 400 अपॉन में 450 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मेरा बन रहा है 88.8%। अब बताओ पहले कितना था 71.4, अब कितना हो गया है 88.8। तो क्या बताओ मेरी गियरिंग की रेशियो बढ़ी, 71 से 88 हो गई, यानी कि गियरिंग रेशियो बढ़ गई। तो यानी कि इसका मतलब मेरे को आगे मेरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ए ऑप्शन ही मेरा सही हो गया। एक काम करता हूँ मैं आपको ना इसको एक मतलब सेकंड ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन से भी बता के दिखाता हूँ, क्योंकि अब आप लोग को कि भैया एक बताया और इसी से आंसर आ गया, दूसरा भी तो बताऊँ। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे साइड में करेंगे। देखो अब डिक्रीज़ इन लॉन्ग टर्म लोन्स दैट इज़ मोर देन अ डिक्रीज़ इन इक्विटी। मान के चलो इसमें बता रहे हैं कि अब डिक्रीज़ तो हुआ है, डेट में डिक्रीज़ हुआ है। जैसे मान लो 500 से ये 450 हो गया, डिक्रीज़ हुआ है, कितने का हुआ है 50 का। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये डिक्रीज़ इक्विटी से डिक्रीज़ से ज़्यादा है, यानी कि इक्विटी में कम डिक्रीज़ हुआ है। तो पहले कितने का था 200 का। अब देखो इक्विटी में 50 से कम का डिक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताया डेट का डिक्रीज़ ज़्यादा है। तो मतलब मान लो अगर वो 50 से हुआ है तो इसको 20 से कर लेते हैं खाली। तो ये 200 से कितना हो गया 180, क्योंकि यहाँ पे बताया डेट का डिक्रीज़ ज़्यादा है, यानी कि 50 से ज़्यादा से कम हो रहा है। और इसको 50 से कोई भी कम वैल्यू मैंने जो है वो 20 ले ली। तो अब मेरा डेट इक्विटी कितना बन गया, इतना। अब निकालो डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी 450 अपॉन में 530 630 बनेगा ना, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करो 450 अपॉन में 630 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये देखो कितना बन रहा है 71.4 कुछ ये आ रहा है। देखो पहले भी 71.4 था, अभी भी 71.4 है, तो यानी कि ये कितना है इक्वल। और मेरे को क्या बोला था, मेरे को क्या बताना है इंक्रीज़ क्या करेगा, तो ये तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपको वो जो है थोड़े बहुत एग्जांपल अपने आप से सोच के जो है वो आंसर निकालने पड़ते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन में हो गया। बाकी सीओडी में देखो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊँ कि डेट और इक्विटी में कहीं आपको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो दोनों में नहीं डालेगा। तो आपको इंक्रीज़ बताना है और हमने पहले ऑप्शन से निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इसमें देखो कह रहे हैं कि आर कंपनी के पास फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट था फाइनेंशियल पोजीशन का, और निकालना क्या है क्विक एसेट रेशियो। क्विक एसेट कभी भी देखो जो भी करंट एसेट्स होते हैं उसमें से इन्वेंट्री को माइनस करके क्विक एसेट्स निकल जाते हैं, ठीक है। ये क्विक एसेट हो गए। अपॉन में करंट लाइबिलिटी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है, पेबल्स है और इन्वेंट्री रिसीवेबल। देखो एक काम करो रिसीवेबल्स ले लो खाली, क्विक एसेट्स के आगे। और अपॉन में लाइबिलिटी कितनी है 2200 की, 2800 अपॉन में 2200, ये कितना बनता है 1.272 1.27। एक अरे भाई यार ये 2000 को मैं 2800 क्यों लिख रहा हूँ बताओ, क्या 2000 था ये, सॉरी। 2000 अपॉन में 2000 कैलकुलेटर 2200, तो ये बन जाता है 0.9090, ऐसे करके मेरा आंसर आ रहा है। इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो ये कितना 0.9 बन जाता है, तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती से 2800 लिख दिया था और 2800 तो कहीं दिया ही नहीं हो, पता नहीं मैंने
क्या ही सोच के 2800 लिखा होगा। बाकी ये आप लोग कह रहे थे भैया कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करो, तो देखो एक काम करो, या तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करो या इन्वेंट्री को इंक्लूड ही मत करो। देखो ये वाले से भी आ सकता है आंसर आपका निकालने को चाहो। देखो कैसे निकालेंगे, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स कितने हैं, एक तो इन्वेंट्री और रिसीवेबल, ये दोनों मेरे करंट एसेट्स हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बनता है 5800, है ना। अब करंट एसेट आ गया, अब इसमें से आपको इन्वेंट्री निकालनी है। इन्वेंट्री कितने की है 3800 की, 5800 में से 3800 निकाल दो, कितना बचा 2000, है ना। तो या तो आप दो चीज़ें ही हैं तो इन्वेंट्री को इंक्लूड ही मत करो, अगर कर रहे हो तो फिर उसमें से वापस इन्वेंट्री को हटा दो, वापस वही इम्पैक्ट पड़ेगा 2000 का, ठीक है। तो आंसर आ गया 0.9:1। इसके बाद 508, इसमें क्या कह रहे हैं, आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवर रेशियो आपको पता है PBIT अपॉन में इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ है तो आपको पता है प्रॉफिट बिफोर में से आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आने के लिए दोनों को जो है वो करना होता है, प्लस 48 + 26 कर दो तो आता है 74। तो यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका इतना होगा, इंटरेस्ट कितना है 26 का, तो 74 अपॉन में 26, ये आपका आता है 2.846, यानी कि राउंड ऑफ करके 85, तो 2.85 ए ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ए ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है। ये तो मैं आपको बता ही चुका था, आप लोगों ने अगर पहला पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या होता है कि पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, इसमें से मैंने टैक्स को हटाया होगा, तो फिर ही तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है ना। तो अगर मेरे को वापस जाना है तो क्या करूँगा, मैं वापस से इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दूँगा, ओके। और एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे टैक्स क्यों लिखा है, यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट, ओके। तो ऐसे बनता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से मैंने इंटरेस्ट माइनस करा तो क्या बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। अगर मेरे को वापस जाना है तो वापस से मेरे को ऐड बैक करना पड़ेगा इंटरेस्ट को। आगे चलते हैं 509, इसमें क्या कह रहा है भैया, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है, आपको बताना क्या है, पेबल पेमेंट पीरियड, पेबल पेमेंट्स पीरियड आपको निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, ट्रेड पेबल्स आप लोगों को दे रखे हैं, ओवरड्राफ्ट आप लोगों को दे रखा है, बट हमें तो पता है यार फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड पेबल्स अपॉन में कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, है ना। तो ये ओवरड्राफ्ट तो मतलब ऐसे ही पागल बनाने के लिए दे रखे हैं, तो इसको हटा दो। अब 2016 2015 का निकालना है, देखो 2016 का क्या होगा, ट्रेड पेबल 4400 है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 4400 अपॉन में 55,000 मल्टीप्लाई बाय 365 कितना आएगा, 4400 अपॉन में 55,000 मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये मेरा आता है 29.2। 29.2। अब आपको पता है डेज़ कभी भी पॉइंट्स में नहीं लाते, या फिर यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे राउंड ऑफ करिए कितने 29 डेज़, ठीक है। यहाँ पे ये 29, और 2015 के सेम करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे आपको कितना दे रखा है 5300, 53 और 48, तो 53 अपॉन में 48,000, इसको सॉल्व कर लो, 5300 अपॉन में 48,000 मल्टीप्लाई बाय 365, ये आपका आता है 40.3, 40.3 अगेन राउंड ऑफ करके 40 बनता है, 40 डेज़, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वाला जो है वो आंसर ये भी हो गया। आगे चलते हैं 510 में, इंक्रीज इन द गियरिंग रेशियो कुड बी कॉज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर। तो अब आपको बताएं ट्रू या फॉल्स। अब आपको पहली बात तो ये देखना है कि ये अगर मैं आपको अगेन एग्जांपल से वही प्रैक्टिकल समझाऊँ, वरना देखो गियरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी, है ना, यही होता है ना। अब बताओ अगर आप इक्विटी को बढ़ा रहे हो, क्या लिखा है यहाँ पे, गियरिंग रेशियो क्या होगी, कॉज्ड बाय द इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे आपको पता है इंक्रीज़ होगी, अगर इक्विटी बढ़ेगा तो कम होगी ना आपकी। अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हो, देखो नॉर्मल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल है। देखो मान के चलो 1/2 है, ठीक है, 1/2 को क्या कहते हैं 0.5, 0.5 कहते हैं ना। अब देखो ये 2 है ना, इसको 2 पे नोटिस करो, अब मैं 1/2 की जगह 1/3 कर देता हूँ, तो ये कितना बचता है 1/3 को क्या कहते हैं 0.3। बताओ पहले 0.5 था, अब 0.3 हो गया, तो बड़ा क्या है 0.5। क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये मैंने इसको बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया तो इसका मतलब मेरी ये वाली चीज़ कम हो गई है गियरिंग ये देखो आंसर कितना कम हुआ है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 कर दिया है, तो 2 से 3 हो गया, यानी कि ये वाली डिनोमिनेटर जो है वो मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो मेरा आंसर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर जो है वो बढ़ना है, बढ़ेगा, इंक्रीज़, ये तो गलत बात हो गई। यहाँ पे अब आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं आपका इक्विटी बढ़ रहा है, मान के चलो 50 से इक्विटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं तो मतलब गियरिंग को तो कम होना चाहिए ना, लेकिन क्या गियरिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। देखो
एक काम करते हैं, एक और अच्छी सी एग्जांपल से आपको यहाँ नीचे समझा दो ताकि आपको ऊपर वाली भी चीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की समझ में आए। अब देखो जैसे 50/25 कितना होता है 2, 50/25 कितना होता है 2। लेकिन अब मैं अगर 50 और ये न्यूमरेटर को बढ़ा देता और डिनोमिनेटर को बढ़ा देता हूँ तो 25 से मान लो इसको मैंने कर दिया 40, इससे बढ़ा दिया तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 50/40 ये होता है मेरा 1.25। देख रहे हो, तो मेरा आंसर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंक्रीज़, यानी कि अब यहाँ पे अब ये वाली सिचुएशन में देख लो, ये इक्विटी मेरा बढ़ना चाहिए क्योंकि जब भी मैं इक्विटी शेयर्स को इशू करूँगा तो इक्विटी मेरा बढ़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो आंसर कम होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर बढ़ेगा, तो गलत बात हो गई, यानी कि फॉल्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। इसके बाद अब 511 पे बाकी एक बार यार वापस से रिवाइंड करके समझ लेना कि क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 511 a reduction in the unit purchase cost of raw materials while the unit selling price remains unchanged will increase the gross profit margin। अब अगेन इसको मैं थोड़ा थ्योरेटिकली चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा ऐसा मुझे लगता है। देखो 3 सिचुएशन है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स में से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो जाके मेरा क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लूँगा, बाकी दो जो हैं वो अपने आप से निकालेंगे, ठीक है। ये मेरा एग्जांपल है, मान के चलो मेरी सेल्स थी कितनी 1000 की, कॉस्ट थी मेरी 500 की, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था 500 का, ठीक है। अब सिचुएशन सुनो, सिचुएशन में क्या हो रहा है कि रिडक्शन किस में हो रहा है, यूनिट परचेज़ कॉस्ट में। यूनिट परचेज़ कॉस्ट जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं उस पर रिडक्शन हो रहा है, और सेलिंग प्राइस क्या है मेरा अनचेंज, यानी कि कांस्टेंट है। मान के चलो अब सेलिंग प्राइस मेरा 1000 का 1000 ही है क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है, लेकिन कॉस्ट जो है वो मेरी कम हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी परचेज़ रॉ मटेरियल्स का करा है वो यूनिट परचेज़ कॉस्ट उस पर रिडक्शन आ रही है, यानी कि कॉस्ट मेरी कम होगी। तो 500 की जगह कितनी हो गई 400 की, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कम हो रही है ना तो मैं 400 मान लें, मैं 100 से कम हो गई तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 600 का, यानी कि पहले 500 का था अब 600 का हो गया, तो क्या हो गया बढ़ गया। और यहाँ पे क्या लिखा है विल इंक्रीज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो यस इंक्रीज़ होगा। अब इंक्रीज़ क्यों होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। मैंने आपको ऊपर डिनोमिनेटर वाली बात बताई थी ना, अब यहाँ पे न्यूमरेटर वाली बात समझ लो। न्यूमरेटर वाले में सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अब वही मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्जांपल आपको समझ में आए। और देखो अभी तक मैंने जितने भी मतलब एग्जाम किट की वीडियोस बनाई है ना, ऐसी चीज़ें मैं करके बताइए कि पूरा डिटेल्ड हो कि एक ही चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब देखो मान के चलो न्यूमरेटर है मेरा 60 और डिनोमिनेटर है मेरा 30, तो आंसर कितना आता है 2। अब मैं न्यूमरेटर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ को न्यूमरेटर कहते हैं, ये वाली को डिनोमिनेटर, तो इसको बढ़ा रहा हूँ। मान लो ये मैंने कर दिया 90 और नीचे वाला सेम ही है, तो कितना बन गया 3। देख रहे हो, ग्रॉस ऊपर वाली चीज़ को बढ़ाने से ये वाला आंसर भी बढ़ गया, जबकि मैं दूसरे में क्या कर रहा था, अगर मैं नीचे वाली चीज़ को बढ़ा रहा था तो ये वाला आंसर मेरा कम हो रहा था। डिनोमिनेटर में उल्टा चीज़ होता है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर कम आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होता है, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर भी बढ़ेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक और बता देते हैं। देखो मान के चलो 150 मेरा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर मेरा कितना है 50 का, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आता है 3। अगर मान लो अब ये मेरा 150 से बढ़ के 200 हो गया, न्यूमरेटर को बढ़ा रहा हूँ, नीचे वाला सेम ही है, ये बढ़ा तो अब मेरा आंसर कितना आता है 4। देख रहे हो, अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो आंसर भी बढ़ता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर मेरा कम होता है। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। 512 पे चलते हैं। 2013-2012 ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। जो भी पहले वाला ईयर होता है वो ओपनिंग होता है, बाद वाला क्लोजिंग होता है। करंट रेशियो निकालनी है तो ओपनिंग क्लोजिंग का क्या करोगे, देखो करंट रेशियो में ये सबको ऐड कर दो, ये आपका करंट एसिड बन जाएंगे, ये करंट एसिड बन जाएंगे, यहाँ पे मतलब ऐड करे ही हुए हैं। करंट लाइबिलिटीज़ भी आपको ऐड, अरे तो निकालना क्या है, दोनों को डिवाइड कर दो ना, डिवाइड 38595 अपॉन में 20750, ये मेरा आंसर आता है 1.86 और इसको करोगे तो 37050 अपॉन में 19,000, ये कितना आता है 1.95। लो भैया, इसमें क्या निकालना था यार मतलब ये तो सब देखी, मतलब चलो कोई नहीं। 513 का क्या, यस, तो 513 में क्या दे रखा है, इंक्रीज़ इन रिटर्न ऑन कैपिटल could be caused by increase in long term loans taken out by the business during the year। अब अगेन वही वाला क्वेश्चन,
अब मैं इसको वापस से आप लोगों को न्यूमेरिकल से कराना पसंद करूँगा, ठीक है। तो पहली बात आपको रिटर्न ऑन कैपिटल का चीज़ दे रखा है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद करो। सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता था? प्रॉफिट बिफोर एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये पता नहीं पेन क्यों नहीं रहा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि जो भी आपका रिटर्न ऑन कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। कुड बी कॉज्ड बाय, अगर ये कैसे बढ़ेगा? रिटर्न ऑन कैपिटल विल बी कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन आउट बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब ये आपको कह रहे हैं कि भैया अगर आप डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो आपका आंसर भी बढ़ेगा। देखो अब इसमें आपको टेस्ट होगा, देखा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो क्या मेरा आंसर बढ़ेगा? गलत बात है यार, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर मेरा कम होगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो मेरा आंसर बढ़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर इसी में तो तभी टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन में आए तो आप लोगों को ये बात सीधा सीधा समझनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने फार्मूला आपको बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस में इक्विटी, ठीक है। तो ये वाला जो होता है मेरा होता है, तो बन क्या रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मेरा न्यूमरेटर है, अपॉन में नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, है ना। ये मेरा क्या है? डिनोमिनेटर। अभी कह रहे हैं कि मेरा जो है वो लॉन्ग टर्म लोन बढ़ रहे हैं, यानी कि ये डिनोमिनेटर वाला बढ़ रहा है। अब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मेरा आंसर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है आंसर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, स्टेटमेंट सही है गलत? गलत, ठीक है। आगे चलते हैं 514 पे। 514 क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर। डेट में आप लोगों को पता है हमेशा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ ही आती हैं, और इक्विटी तो आप लोगों को यहाँ पे दे ही रखी हैं। ये भी दे रखा है, दोनों को बस आपको डिवाइड करना है। परसेंटेज भी निकाल लेंगे मल्टीप्लाई 100 करके। तो देखो 4500 अपॉन में 90,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना बनता है? 4500 अपॉन में 90,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 5%। और ये निकालने के लिए 5600 अपॉन में 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये बनता है 7%, ठीक है। दोनों को डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, दोनों को डिवाइड मतलब 5600 अपॉन में 80,000, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज द ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड? ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मतलब समझते हो, ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में जो क्रेडिट सेल्स होती है मल्टीप्लाई बाई 365, तो ये आपका होता है वो हमारी जो भी रेशियो होती है, ठीक है। तो जितना इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है? मान के चलो पहले मेरे को पैसे आ रहे थे 40 दिनों के अंदर, इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि अब वो पैसे कब आएंगे? 40 से ज़्यादा दिनों में। मान लो 50 दिन में आ रहे हैं, 60 दिन में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 40 से ज़्यादा दिनों में आने चाहिए। तो उसके रीज़न यहाँ पे दे रखे हैं, और आपको बताना है किसकी वजह से इंक्रीज़ होंगे, यानी कि बढ़ेंगे। ऑफरिंग क्रेडिट कस्टमर्स आर सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट देते हो कस्टमर्स को, अगर वो 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं। देखो अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कस्टमर्स आपसे और जो है वो मतलब आप जितना सेल्स करते जाओगे उतना कस्टमर्स को डिस्काउंट वगैरह मिलता जाएगा, और रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड उसमें से बढ़ने का आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? देखो 7 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट दोगे ना, तो कस्टमर्स आपको जल्दी जल्दी पैसा देते जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके रिसीवेबल पीरियड कम हो जाएंगे। तो 40 से जैसे मान लो कम हो गए 30 हो गए, 35 हो गए। अब कम कैसे होंगे? मान के चलो आप लोग पहले एक सामान बेचते थे 100 रुपये का, अब वही वाला सामान आप क्या कह रहे हो, अगर आपको 100 रुपये का सामान आपको 90 रुपये में बेच देंगे, ठीक है। अब कहने को तो 10 रुपये, लेकिन कोई बल्क में खरीदते होंगे तो सोचो कितने, 90 को 5, 6, 10, 15 ऐसे कितना फ़ायदा हो जाता होगा, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे। तो जो बंदे पहले 40 दिन में पेमेंट कर रहे थे अब वो 7 दिन में ही पेमेंट कर देंगे, और अगर पहले पेमेंट कर देंगे तो रिसीवेबल पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको बताना है इंक्रीज़ किससे होगा, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर। इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने मान के चलो किसी बंदे को सेल करी, जैसे कि मान लो 50,000 की सेल करी आप लोगों ने ए को, ठीक है। तो अब आप क्रेडिट कंट्रोल आपका काफ़ी अच्छा है कि आप लोगों ने उसको सेल करी, तो आपको देखना है कि यार ये वाला कस्टमर वापस से पे करेगा नहीं करेगा, और मतलब अच्छे से पैसा लौटा पाएगा या फिर नहीं लौटा पाएगा। और क्रेडिट कंट्रोल में भी देखते हैं कि मतलब कस्टमर्स कैसे हैं, तो ऑब्वियसली अगर पता चलेगा यार अच्छे कस्टमर है, सही कस्टमर्स को हम लोगों ने सेल करी है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे मान लो मैंने ए को सेल करा, हमने देख के चेक करा कि यार ए जो है वो कस्टमर बढ़िया है, सही टाइम पे पैसे लौटा देता है, तभी हम उसको सेल करेंगे। अगर ये सही टाइम पे मतलब इसकी हिस्ट्री ख़राब रहेगी तो हम इसको सेल ही नहीं करेंगे। तो मतलब अच्छा बंदा है तो वही टाइम पे कर देगा, तो ये उसके हिसाब से भी क्या होगा कि वो 40 दिन या 40 दिन के अंदर कर देगा, इससे हमारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ेगा थोड़े, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा।
और सी ऑप्शन में देखो पुअर एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर्स बाय बिजनेस, वही अब इसका उल्टा है, तो मतलब ये वाला आंसर होगा। अगर अच्छे कंट्रोल है तो बढ़िया बात है, लेकिन बुरे कंट्रोल है, मान लो मैंने 50,000 की अगेन सेल करी है, लेकिन ये बी को करी है और बी काफ़ी बेकार है, मतलब ये इसकी पहले की हिस्ट्री ऐसी है कि यार ये उधार पे पैसे डाल देता है, लेता नहीं है। अब ऐसे मैंने कितने सारे लोगों को सेल कर रखी है, लेकिन यार वो लोग ऐसे हैं कि यार वो मतलब सेल कर देता हूँ, लेकिन वो कहते हैं भैया चलो अभी दे देंगे, कल दे देंगे, कल दे देंगे, कल आना कल आना कल आना करके, लेकिन उनका कल ही नहीं आता, तो वो बैड डेट बन जाते हैं। इससे क्या होगा, मेरा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ जाएगा। पहले मेरे को 40 डे में एवरेज तक सबसे पैसे आ जाते थे, लेकिन अब इतने सारे लोग मेरे को पैसा नहीं देंगे, तो 40 से बढ़ के कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 516, इसमें बता रहे हैं फॉलोइंग इज लाइकली टू रिड्यूस द ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड। पेबल पेमेंट पीरियड का मतलब क्या होता है कि मान के चलो आप लोगों का ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड अगर एग्जांपल ले लेते हैं, वही 30 डेज़ मान लेते हैं, ठीक है। 30 डेज़ का आपका पेबल पेमेंट पीरियड है कि आप लोग 30 दिन के अंदर अंदर अपने सप्लायर्स को पे कर देते हो, ठीक है। अब कम क्या होगा कि कम का मतलब ये होगा कि आप लोग अपने पास तक पैसे ज़्यादा टाइम तक रख रहे हो, 30 दिन की जगह आप ज़्यादा लेट पेमेंट कर रहे हो। तो ऑफरिंग क्रेडिट कस्टमर्स आर सिग्निफिकेंट डिस्काउंट फॉर सेटलमेंट विद इन, देखो भैया आप कभी भी जब भी ट्रेड पेबल का टाइम आता है तो आप परचेज़ करते हो, तो आप ऑफ़र तो कभी भी किसी को कर ही नहीं सकते ना, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। इसके बाद पेइंग ट्रेड सप्लायर्स विद इन 7 डेज़ ऑफ रिसीप्ट ऑफ इनवॉइस टू ऑब्टेन अ डिस्काउंट, येस ये वही सी चीज़ हो गई। अगर आप लोग मान लो सप्लायर्स को 7 दिन के अंदर अंदर ही है पेमेंट कर देते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले आप 30 दिन में पेमेंट कर रहे थे, आप कितने दिन में पेमेंट कर रहे हो, 7 दिन में, तो आपका पेबल पेमेंट पीरियड कम हो जाएगा। 30 से बढ़ के कितना हो जाएगा, मतलब 30 से कम होकर कितना हो जाएगा, 30 से कम कोई भी एग्जांपल 20-25 हो जाएगा। ऐसे कितने सारे सप्लायर्स हैं, आप लोग पहले सोचते थे कि यार हम लोग ना चलो अभी क्या करना है, पैसा देके 30 दिन बाद दे देंगे, क्या दिक्कत की बात है, सप्लायर है रुका रहेगा 30 दिन। तो अब आप लोगों ने क्या कर दिया कि 30 दिन की जगह उस सप्लायर ने आपको कहा कि भैया देखो मैं डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको 1000 रुपये की चीज़ भेजी थी ना, एक काम करना आप मेरे को 900 रुपये दे दो, लेकिन वो चीज़ 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को पेमेंट चाहिए, 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको वो 1000 वाली चीज़ 900 में दे दूँगा। आप डिस्काउंट देख के यार लालच आ जाता है, तो कहता है चल ठीक है यार 7 दिन में ही पेमेंट कर दूँगा। तो जो चीज़ मैं पहले 30 दिन में करता था वो मैं चीज़ 7 दिन में पेमेंट कर दे रहा, तो इसकी वजह से मेरा पेबल पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 517, इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। मतलब पहले मान लो मेरे पास इन्वेंट्री 40 दिन की थी, तो अब कौन से ऑप्शन की वजह से मैं अब इन्वेंट्री अपने पास ज़्यादा रखूँगा। बिल्डिंग अप इन्वेंट्री लेवल्स इन प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स एंड मार्केटिंग कैंपेन लेटर इन द ईयर। तो हम लोग मतलब इन्वेंट्री के लेवल्स को बिल्ड कर रहे हैं ताकि सेल्स और मार्केटिंग कैंपेन होने उसके लिए, तो मतलब सही है ना यार। अभी मैं पहले से अपने पास स्टॉक वॉक इकट्ठा करके रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आगे आने वाले टाइम में जो है इस साल के सेल्स का और मार्केटिंग का कैंपेन करना है, तो इसकी वजह से पड़ेगा। मान लो मेरे पास पहले 40 दिन तक इन्वेंट्री पड़ी रहती थी, अब मेरे को ज़्यादा टाइम तक रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगले आने वाले साल में मेरे को इसकी ज़रूरत होने वाली है, तो ये इसकी वजह से तो बढ़ने वाला है। तो मतलब एक ही ऑप्शन है, तो बाकी तो गलत होने चाहिए। बाकी पढ़ लेते हैं। स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड और ऑब्सोलीट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, तो इससे तो मेरा कम हो जाएगा। मान के चलो मैं मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी थी 40,000 की, ठीक है। अब मैंने देखा यार कि यार एक इसमें ना एसिड वैसिड पड़े हुए हैं जो काफ़ी पुराने हो गए हैं और अभी आज के टाइम में यूज़ ही नहीं होते, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मेरे पास इन्वेंट्री कितने की पड़ी रही, 30,000 की, मान लो 10,000 के मैंने सारे पुराने आइटम जो हो गए थे उसको हटा दिया अपनी इन्वेंट्री में। जब मेरी इन्वेंट्री कम हो गई, तो मेरा जो इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड है वो भी कम हो गया, क्योंकि पहले मैं 40,000 इन्वेंट्री होल्ड करता था, अब 30,000 ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखो, ओनली ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम अ रिलायबल सप्लायर अपॉन रिसीप्ट ऑफ अ कस्टमर ऑर्डर। अगर आप खाली रिलायबल सप्लायर से ही गुड्स ऑर्डर करोगे तो इससे आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग बढ़ेगी कैसे, कब, मतलब आपको बढ़ाने वाली बतानी है, ठीक है, तो इससे में भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यस, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलो 518, यू हैव बीन एडवाइज्ड दैट अ बिजनेस हैज़ एन इन्वेंट्री टर्नओवर 8.49 का है, और एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट इन्वेंट्री इज रिटेन इन द बिजनेस प्रायर टू द सेल आपको बताना है कि कितना होता है। तो इसका जो होता है वो साफ साफ फार्मूला होता है, जैसे कि 365 अपॉन में जो भी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला, जैसे कि 8.49 है तो इसको 8.49 कर दो, अब सॉल्व कर दो, 365 अपॉन में 8.49 विच आपका होता है 42.999, यानी कि 43 भी आप इसको कह सकते हो। तो 43 डेज़ जो हो गए वो एवरेज डेज़ आ गए कि इन्वेंट्री आप कितनी रिटेन करते हो। अब देखो यहाँ पे 365 जो फिक्स नहीं रहता, मान के चलो यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ डेज़ की जगह मंथ्स निकालने को कहता है कि कितने मंथ्स में हो जाएगा, तो मैं 12 अपॉन में 8.49 कर देता, तो कितना आंसर आता है 12 अपॉन में 8.49, तो ये बनता है 1.41 मंथ्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता 1.41 मंथ्स। अब अगर मेरे से डेज़ पूछा तो मैंने यार 43 डेज़ निकाल दिए यहाँ पे, क्योंकि 365 आ जाता है
है ना। कुछ आपको नहीं कहा गया तो 365 डेज ही मान के चलना, वरना कभी बार क्वेश्चन में आ जाता है कि 360 डेज़ है ना। अगर नहीं आता तो बस 365 लेके अपना आंसर निकाल दो। डेज़ में बोले तो 365 ले लेना, और अगर मंथ्स में बोले तो 12 ले लेना। इसमें देखो कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एक कंपनी ने बोनस इशू करा है अपने शेयर होल्डर्स को। बोनस इशू जब भी करते हैं क्या एंट्री करते हैं, शेयर प्रीमियम को हम डेबिट कर देते हैं या फिर रिटेन अर्निंग, इनमें से दोनों में से किसी एक को डेबिट करते हैं। 2 शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है ना। तो अब आपको बताना है कि गेयरिंग रेशियो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गेयरिंग रेशियो होती है डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। तो इक्विटी देखो, इक्विटी एक तो मेरी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग की वजह से कम हो जाएगी। यार इसमें तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। मैं इसको आपको ऑप्शन मतलब करके बताऊँ। देखो मान के चलो मेरा एक रेशियो है 1/2, ठीक है। तो ये आंसर कितना आता है 0.5। अब देखो मैंने क्या लिखा, नीचे लिखा 1/2, इसके बाद मैं अगर लिख देता हूँ +2 - 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आंसर बनेगा मेरा 1/2 + 2 - 1 की जगह आप एक काम करो 2 ही लिख लो। तो 2 - 2 मैंने लिख लिया, तो मेरा क्या बना 1/2। 2 - 2 कितना होता है 0। तो मेरा आंसर अभी तक कितना बचा 1/2 ही बचा ना। देखो एक चीज़ से मैं बढ़ा रहा हूँ, 2 मेरा बढ़ रहा है लेकिन 2 मेरा कम भी हो रहा है, तो नेट इम्पैक्ट कितना बढ़ा 0 का ना। तो आंसर कितना है 1/2 ही, तो आंसर 0.5 ही हुआ। अब यहाँ पे भी यही हुआ है, इक्विटी मेरा बढ़ रहा है क्योंकि मैंने बोनस इशू करा है, लेकिन मेरा शेयर प्रीमियम भी तो कम हो रहा है। तो एक चीज़ बढ़ रही है फिर वापस वही वाली चीज़ कम भी हो रही है, तो इम्पैक्ट तो कोई भी नहीं पड़ा। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो, 2/5 है, तो 2/5 कितना होता है 2/5 ये होता है 0.4, ठीक है। अब 2/5 में बढ़ रहा है 3, लेकिन कम भी 3 ही हो रहा है, तो नेट इम्पैक्ट कितना बढ़ा 3 में से 3 कट ही गया, तो 2/5 यानी कि 0.4, है ना। तो यही चीज़ आपको बता रहा है, इक्विटी बढ़ेगा क्योंकि बोनस इशू करा है, लेकिन शेयर प्रीमियम कम होगा तो इक्विटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और डेट का तो कोई इससे लेना देना है ही नहीं, तो मतलब गियरिंग रेशियो में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं 520, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड एक्सप्लेन वाई रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 25%, मतलब 20% से 25% इंक्रीज़ हो गया है। तो क्या वजह हो सकती है। रिड्यूस्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैनेज टू इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन। देखो पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब अगर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ रहा है तो इसका मतलब या तो मेरा ये न्यूमरेटर बढ़ा होगा या फिर डिनोमिनेटर कम हुआ होगा। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। तो देखो अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हो रही हैं यानी कि डिनोमिनेटर मेरा कम हो रहा है, यस बढ़िया बात है, इसकी वजह से तो मेरा होगा। मैनेज टू इंक्रीज़ प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि ये वाली चीज़ बढ़ रही है। अब देखो मैंने बताया ये बढ़नी चाहिए या ये चीज़ कम होनी चाहिए, तो ये चीज़ बढ़ रही है, बढ़िया बात है, 1 भी होगा 2 भी होगा। थर्ड में कह रहा है एंटिटी मेड एन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ड्यूरिंग 2018 टू फाइनेंस एसेट एक्सपेंडिचर की वजह से आप लोगों ने शेयर्स जो हैं वो इशू करे हैं कैश के अंदर। तो इससे देखो अब आपका खाली इक्विटी जो है वो बढ़ेगा, लेकिन अब आप लोगों ने जो है वो कैश में किया है। तो इक्विटी बढ़ने की वजह से देखो अब ये डिनोमिनेटर मेरा बढ़ेगा तो मेरा आंसर जो है वो कम हो जाएगा, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया, मैं वापस एक बार ही आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो मैं वापस आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करूँगा कि वापस एक ही चीज़ बताऊँ, ठीक है। तो बस नॉर्मल है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर का इन्वर्स होता है, अगर कम होगा तो आंसर बढ़ेगा, ज़्यादा होगा तो बढ़ेगा कम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरा कह रहे हैं कि यार भाई डिनोमिनेटर बढ़ा दो, यानी कि इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो आंसर मेरा कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 20 से क्या हो रहा है 25%, यानी कि इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। तो 1 and 2 ओनली, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 521 इसमें क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर बी कंपनी ने राइट इशू करा है शेयर होल्डर्स को। तो आपको बताना क्या है कि गियरिंग रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी, अगेन डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। जब भी राइट इशू करते हो एक तो या तो बैंक या कैश इन्वॉल्व होता है, और आपका राइट इशू में शेयर कैपिटल भी आ जाता है, ठीक है। तो देखो अब जैसे मेरी इक्विटी जो है वो बढ़ रही है, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। अब बताओ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर और आंसर का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो आंसर कम होगा, यानी कि गियरिंग रेशियो जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। बस ये वाली सेम चीज़ मैं आपको ऊपर काफ़ी बार बता चुका हूँ, और इसी वजह से ये वाला जो है वो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको ये सोचना है न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम होगा तो आंसर भी कम होगा। बट अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर कम होगा, और डिनोमिनेटर कम होता है तो आंसर बढ़ेगा। ओके, आगे चलते हैं 522। इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू
ड्यूरिंग द ईयर सी कंपनी ने रिवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करी, तो उन्होंने क्रेडिट टर्म को जो है वो बढ़ा दिया मेजर कस्टमर्स के, और जो बड़े मेजर कस्टमर्स थे उन्होंने इसका एडवांटेज लिया और क्रेडिट पीरियड का, और सी डिड नॉट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स, और जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो भी नहीं बढ़ा पाया वो। तो इससे आप एक चीज़ निकाल सकते हो कि मान के चलो यार एक बंदा है वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहा है, सेल्स की वजह से उसने क्या करा है कि पहले मतलब कहता था कि यार चलो तुम मेरे को 30 दिन में पैसा वापस कर देना, लेकिन अब उसने क्या करा है कि 30 दिन की जगह मान लो तो बस 60 दिन में कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेते जाओ। अब देखो आप खुद सोचो, अगर आपको कोई कहीं से जो है वो चीज़ मिल रही है उधार पे, आपको पहले 30 दिन मिलती थी तो आप सोचते यार 30 दिन में वापस करना पड़ेगा, लेकिन अब 60 दिन के लिए मिल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करेगी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर सेल्स बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, रिसीवेबल, है ना, रिसीवेबल, क्योंकि क्रेडिट है ना भाई, क्रेडिट से सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। क्रेडिट टर्म्स देख रहे हो, क्रेडिट टर्म्स बढ़ा दी हैं, तो पहले उधार में सामान 30 दिन के लिए मिलता था, अब 60 दिन के लिए मिल रहा है, तो अगर ज़्यादा टाइम के लिए क्रेडिट देंगे तो रिसीवेबल भी ज़्यादा होंगे, और रिसीवेबल क्या होते हैं, करंट एसेट्स, ठीक है, तो करंट एसेट्स मेरे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको बताना है करंट रेशियो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, वापस अब देखो न्यूमरेटर मेरा बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो आपको मैंने बताया न्यूमरेटर और आंसर में डायरेक्ट इम्पैक्ट है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर भी बढ़ेगा, यानी कि करंट रेशियो को बढ़ना चाहिए, सी ऑप्शन में बढ़ेगा। ओके, बाकी चीज़ मेरे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। करंट लाइबिलिटी का इसमें कोई सीन नहीं है, ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी के बारे में सोचना ही नहीं है हम लोगों को। इसके बाद 523 ऑन 1 जुलाई 2025 डी कंपनी ने 5 मिलियन इशू करें। देखो पहले डेट इक्विटी रेशियो में आपको बताना है क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डेट अपॉन में इक्विटी, ये फार्मूला होता है। तो 5 मिलियन जो है वो इशू ऑफ इक्विटी शेयर से करें, और इमीडिएटली कैश को रीपे, लोन 5 मिलियन का कैश को यूज़ कर रहा है ताकि लोन को रीपे कर सके, और विच वॉज नॉट ड्यू फॉर रीपेमेंट अंटिल 30 जून 2019 को रीपेमेंट तक का ड्यू नहीं था, लेकिन आप लोगों ने रीपे कर दिया है 5 मिलियन के अंदर। अब आपने शेयर्स भी इशू करे हैं और डेट का रीपेमेंट भी करा है। अब मैं आपको इसको अच्छे से एक एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। मान लो पहले मेरा डेट था, एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेंगे, पहले मेरा डेट था 500, इक्विटी मेरा था 250, ठीक है, 250 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, एग्जांपल है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि दोनों चीज़ें जो है वो मेरी एक ही अमाउंट से कम हो रही हैं। ये 5 मिलियन है ना, तो ये काम करो, ये इसको ले लेंगे, मिलियन में ले लेते हैं ना, इसको 6 मिलियन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसको ले लेता हूँ मैं 10 मिलियन, इसको हटा देते हैं, मिलियन मिलियन में खेल रहे हैं ना, हम भी मिलियन में खेलते हैं, हम क्यों 500 में रहे, 10 मिलियन, और इक्विटी मेरी मान लेते हैं 8 मिलियन, ठीक है, 8 मिलियन मान लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा हो गया, डेट हमारी 10 मिलियन की थी और इक्विटी 8 मिलियन की थी। अब देखो अगर हम लोग इशू कर रहे हैं तो मेरा जो है वो 5 मिलियन से इक्विटी बढ़ेगा, तो 8 में प्लस कर दूंगा 5, ठीक है, क्योंकि मेरा इक्विटी बढ़ेगा। अब डेट 10 मिलियन का है, लेकिन मैंने देखो 5 मिलियन का रीपेमेंट कर दिया, तो मेरी डेट जो है वो कम हो जाएगा, 10 माइनस 5, इतने में शायद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्विटी मेरी बढ़ रही है क्योंकि मैंने शेयर इशू करा है, डेट मेरा कम हो रहा है क्योंकि मैंने रीपेमेंट करी है। अब 10 में से 5 गया, कितना बचता है 5, 8 प्लस 5 15 कितना होता है 13। तो पहले देखो, पहले ही डेट इक्विटी रेशियो कितनी थी, 10 अपॉन में 8 निकालो, ये कितना बनता है 10 अपॉन में 8, ये होता है 1.25, ठीक है, 1.25 थी। अब अगर ये वाली भी निकालोगे तो कितने बचती है 5 अपॉन में 13, 0.38। अब आप बताओ 1.25 से 0.38 पे हुई है तो बड़ी है या फिर कम हुई है, कम हुई है ना, क्योंकि पहले 1.25 थी, अब कितनी है 0.38, तो बस क्या होगी डेट और इक्विटी रेशियो। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है यार, एक प्रैक्टिकल मतलब एग्जांपल अपने मन में सोचो और प्रैक्टिकल से करने की कोशिश करो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है अगर आप करोगे ना तो वही पता चलेगा। आप कोई सोच सकता है, देखो डेट जो था कम हो रहा है, इक्विटी बढ़ रही है, तो पता नहीं क्या ही सोचेंगे, ठीक है। बाकी आप इसको एक और अच्छे तरीके से भी समझ सकते थे। देखो जैसे अगर न्यूमरेटर मेरा कम हो रहा है तो न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर अगर कम होगा तो आंसर भी कम होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो तब भी डिक्रीज़ है। अब देखो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर का इनवर्स रिलेशन होता है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर कम होगा, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर बढ़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे बढ़ रहा था तो आंसर मेरा कम ही होना था, तो डिक्रीज़ कहीं पे भी आ रहा था। एग्जाम्पल लो या फिर वो जो मैंने आपको बताया था वो करो, आंसर एक ही आना है। 524 XYZ कंपनी के पास फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल की रेशियोज़ हैं, करंट, ये सब चीज़ें हैं, आपको बताना है क्या ट्रू है। तो इसके लिए हम लोगों को तो पहले ये सारी रेशियोज़ जो हैं वो एनालाइज करनी पड़ेंगी और बताना पड़ेगा क्या ट्रू हैं। देखो
पहले में लिखा हुआ है कि जो लॉन्गर टू पे सप्लायर्स इन 2019 देन इन 18, मतलब 18 में हम जल्दी पे कर देते थे, 19 में हम लेट पे कर रहे हैं, यानी कि 18 का कम होगा, 19 की जो है वो पेबल्स पेमेंट जा रहा होगा। जैसे कि ये देखो 35 डेज़ हम पहले, देखो 2018 में लगते थे हमें 35 दिन। मान के लो मेरा सप्लायर है भैया, मैं वो मेरे से पैसे मांगता रहता, मैं उसको 35 दिन बाद करूँगा, चल जाओ। 2019 में मैं करता था, वो मांगता रहा, मैं कहता 45 डेज़ बाद आइयो, चलियो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं देखो पे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ कंपनी लॉन्गर ले रही है, ज़्यादा टाइम ले रही है 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2018, तो एक पहली तो मतलब सही हो गई। अगले में कह रहा है सफरिंग अ वर्सनिंग लिक्विडिटी पोजीशन, वर्सनिंग का मतलब होता है ख़राब। देखो 0.9 पहले थी, अब 1.2 है, तो इसका मतलब बढ़िया बात है ना। पहले जो है वो उसकी करंट रेशियो कितने की थी, 0.9 की, अब हो गई 1.2 की, यानी कि बढ़िया चीज़ हुई है, तो ये तो गलत बात है। मैनेजिंग इन्वेंट्री लेस एफिशिएंटली इन 2019 इन कंपेरिजन विद 2018। देखो पहले थी 45 डेज़ की और अब 36 डेज, तो ये तो बढ़िया बात है ना। पहले मेरे पास जो भी सामान आता था वो मेरे पास 45 डेज़ के लिए रहता था, बट अब जो सामान आता है वो खाली 36 डेज़ के लिए रहता है, मतलब जल्दी जल्दी इन्वेंट्री आ रही है, आगे मैं उसको बेच रहा हूँ। लेकिन पहले मेरे पास इन्वेंट्री आती थी, 45 दिन रहती थी, फिर मैं बेच पाता था, इन्वेंट्री कम हो रही है, मतलब बढ़िया बात है। ये तो गलत बात है कि लेस एफिशिएंट लिखा हुआ है। और रिसीविंग कैश फ्रॉम कस्टमर्स मोर क्विकली, देखो यहाँ पे रिसीवेबल डेज देखो, पहले 50 दिन का था, अब 60 दिन। पहले मैं लोगों से पैसे मांगता रहता था, तो कहते थे भैया 50 दिन बाद आना, 50 दिन बाद तुम्हें पैसा दूंगा। अब कह रहे हैं यार 60 दिन बाद दियो, तो मतलब ये तो गलत बात है ना कि मेरे को पैसा लेट मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जल्दी पैसा ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 525, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कौन सा डायरेक्ट मेथड। अब भाई कैश फ्लो कहाँ से ले आए हो यार, अब रेशियो वाले चैप्टर्स में आप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कैश फ्लो वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया है ना। यस मैंने शायद बिल्कुल मेरे को याद है, मतलब कैश फ्लो का इन्होंने शायद से क्वेश्चन यहाँ पे टिप दिया है, और इसका इंटरप्रिटेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना हो तो यार वो कैश फ्लो वाला वीडियो देख लेना, उसमें लास्ट क्वेश्चन ही था ये वाला भी, तो वो ट्रू फॉल्स आपका इसमें से हो जाएगा। बाकी इंटरप्रिटेशन में इतना ही था, और देखो इसके बाद जो है वो आप लोगों का ये वाला ख़त्म हो जाता है। बाकी यस इसी के साथ हमारे ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था और पार्ट्स में किया, बट इट्स ओके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।